तो दोस्तों, प्लेन क्रैश से बचना तो बस शुरुआत थी। असली खेल अब इस आइलैंड ने शुरू किया है। इस बार खतरा सामने से हमला नहीं कर रहा, बल्कि लोगों के दिमाग से खेल रहा है। जंगल के इस सन्नाटे में कुछ ऐसा छुपा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर पल सबके और करीब आता जा रहा है। एक ऐसा खौफनाक वहम जो धीरे धीरे सच जैसा लगने लगेगा, और एक ऐसा नाम सामने आएगा जो सबकी रातों की नींद उड़ा देगा। अगर आप पहली बार इस कहानी को देख रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, कहानी यहीं से भी समझ आ जाएगी। और अगर शुरुआत से देखना चाहते हैं तो पिछले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब इस आइलैंड का छुपा हुआ खतरा सामने आने वाला है। क्लेयर को ले जाए हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसका और ईथन का कोई पता नहीं चला। इतने दिन गुजरने के बाद भी कुछ हाथ न लगना सबके दिमाग पर असर डाल रहा होता है। फिर भी कोई रुक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जीने के लिए हर दिन कुछ न कुछ करना पड़ता है। केट जंगल के अंदर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रही होती है, फिर टहनियों को पकड़ते हुए धीरे धीरे नीचे उतरती है। तभी उसे आसपास हल्की सी हलचल महसूस होती है। जब वह ध्यान से देखती है तो सामने सॉयर नजर आता है, जो चुपचाप पीछे खड़ा उसे देख रहा होता है। वह कहता है कि वह बस नजर रख रहा था, जैसे इसके पीछे कोई खास वजह नहीं हो। लेकिन केट को उसकी ये बात पूरी तरह भरोसेमंद नहीं लगती। फिर भी वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है। बात सीधी रहती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी जंगल के अंदर से पानी बहने की आवाज सुनाई देती है और दोनों उसी तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ता थोड़ा खुलता है और उनके सामने एक बड़ा सा तालाब आ जाता है। पानी साफ दिख रहा होता है, चारों तरफ पेड़ होते हैं। कुछ पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत लगने लगता है। गुफा में पीने का पानी तो मिल जाता है, लेकिन नहाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए दोनों ज्यादा सोचे बिना पानी में उतर जाते हैं। शुरुआत में पानी ठंडा लगता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर को आराम मिलने लगता है। लेकिन जैसे ही दोनों नीचे देखते हैं, उनके चेहरे का भाव बदल जाता है, क्योंकि पानी के अंदर 2 लाशें पड़ी होती हैं। वो तुरंत ऊपर आ जाते हैं और कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। सॉयर फिर तय करता है कि एक बार और नीचे जाकर ठीक से देखना चाहिए। केट भी उसके साथ जाती है। इस बार वो ध्यान से चारों तरफ देखते हैं और लाशों के पास उन्हें एक सूटकेस पड़ा दिखता है। सॉयर उसे ऊपर करने में मदद करता है और केट उसे पकड़कर बाहर ले आती है। बाहर आने के बाद केट उस सूटकेस को लेकर कोई बहस नहीं करती। वो उसे वहीं छोड़ देती है, जैसे उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन यही बात सॉयर को सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि उसे लगता है कि केट यूं ही किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करती। उधर समुद्र का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जो लोग किनारे के पास रह रहे होते हैं, उन्हें अपना सामान उठाकर पीछे हटना पड़ता है ताकि वो बह न जाए। पानी की रफ्तार देखकर लगता है कि अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो कुछ दिनों में प्लेन का जो हिस्सा किनारे पर पड़ा है वो भी पानी में चला जाएगा। जैक अभी भी क्लेयर को ढूंढने का इरादा नहीं छोड़ता। उसके दिमाग में बार बार यही चलता रहता है कि उसे कुछ करना चाहिए, और वो चाहता है कि डेनियल को वापस लाया जाए ताकि उससे ठीक से बात की जा सके और इस जगह के बारे में कुछ समझ आ सके। लेकिन सईद इस बात से सहमत नहीं होता। उसे उस औरत पर भरोसा नहीं है और वो उससे दूरी बनाए रखना चाहता है। साथ ही वो कुछ कागज भी लेकर आया होता है, जिनमें अलग अलग तरह के निशान और हिसाब लिखे होते हैं, लेकिन वो सब फ्रेंच में होते हैं, इसलिए किसी को समझ नहीं आता कि उनमें क्या लिखा है। दूसरी तरफ लॉक और बुन बार बार उसी जगह पर जा रहे होते हैं जहां उन्हें जमीन के नीचे लोहे की प्लेट मिली थी, जैसे वो समझना चाहते हो कि वहां नीचे आखिर है क्या। वो लोग रोज सुबह जल्दी निकलते हैं और देर से वापस आते हैं। शुरुआत में बुन बस साथ चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो लॉक की बातों को मानने लगता है और उसे लगने लगता है कि वो सही दिशा में जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो बीच पर लौटता है, उसका रवैया बदल जाता है। वो शैनन पर गुस्सा करता है कि वो कोई काम नहीं करती, जबकि यहाँ हर किसी को कुछ न कुछ करना पड़ता है। ये सुनकर शैनन चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि उसे बुरा लगा है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। रात होते ही माहौल थोड़ा शांत हो जाता है और उसी समय केट चुपचाप सॉयर के पास पहुंचती है। जब वो सो रहा होता है, वो धीरे से सूटकेस उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सॉयर तुरंत जाग जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ एक बात साफ होती है कि पहले जब केट के पास मौका था, तब वो आराम से सूटकेस ले सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और अब वो ऐसे कर रही है जैसे उसे अचानक जरूरत पड़ गई हो। ये बात सॉयर को और सोचने पर मजबूर करती है और वो साफ कह देता है कि अब वो इसे ऐसे नहीं देगा। अगली सुबह वो सूटकेस खोलने की कोशिश करता है, उसे पत्थरों पर मारता है, जोर से पटकता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। सूटकेस इतना मजबूत होता है कि जैसे उसे टूटने के लिए बनाया ही नहीं गया। सॉयर बार बार सूटकेस खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है और उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। आखिर में वह सोचता है कि शायद इसे ऊंचाई से गिराने पर जोर के झटके से खुल जाए। वह ऐसा करता भी है, लेकिन सूटकेस फिर भी नहीं खुलता और उल्टा हालात और उलझ जाते हैं। उसी पल केट मौका देखती है, झट से सूटकेस उठाती है और तेजी से वहां से भागने लगती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि मौका मिलते ही क्या करना है। सॉयर उसे जाते हुए देखता है और बिना एक पल गंवाए उसके पीछे
पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ ही देर में वह उसके काफी करीब पहुंच जाता है। तभी दोनों की जोर की टक्कर होती है और केट नीचे गिर जाती है। सॉयर तुरंत सूटकेस को उठा लेता है और अब उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि इस सूटकेस में कुछ ऐसा है जो केट छुपा रही है। सच ये है कि वो उसे देना भी चाहता है, लेकिन केट का तरीका ऐसा होता है कि वो पीछे नहीं हटता। केट भी अब सीधी बात नहीं करती, पहले खुद लेने की कोशिश करती है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो जैक के पास जाती है और उसे बताती है कि वो सूटकेस एक पुलिस ऑफिसर का है और उसके अंदर उसकी गन रखी है। अगर ये सॉयर के हाथ लग गई और उसने उसे खोल लिया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। वो ये भी बताती है कि सूटकेस की चाबी उस पुलिस वाले के वॉलेट में थी और वो वॉलेट उसके साथ ही दफन हो चुका है। ये सुनकर जैक उसे ध्यान से देखता है क्योंकि बात सीधी नहीं लगती। फिर भी वो पूछता है कि अब करना क्या है, क्या सच में कब्र खोदनी पड़ेगी? केट सीधा हाँ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे की चिंता से जैक समझ जाता है कि बात सिर्फ गन की नहीं है, अंदर कुछ और भी है जो केट के लिए जरूरी है। इसलिए वो साफ शर्त रखता है कि जब चाबी और सूटकेस मिल जाए तो दोनों उसे साथ में खोलेंगे। केट ऊपर से मान जाती है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वो बस अभी के लिए मान रही है। दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ कब्र बनी होती है और खुदाई शुरू करते हैं। मिट्टी गीली होती है और थोड़ी गहराई पर जाते ही बदबू आने लगती है। केट को खुद वॉलेट निकालना पड़ता है। वो जैसे ही उसे खोलती है, अंदर की हालत देखकर उसका हाथ कांप जाता है और वो तुरंत उसे फेंक देती है। जैक उसे उठाकर खुद देखता है, लेकिन अंदर चाबी नहीं मिलती और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि केट ने पहले ही चाबी निकाल ली थी। जैक बिना कुछ बोले केट के हाथ पकड़ता है और उसकी मुट्ठी में छुपी हुई चाबी निकाल लेता है। उसी पल उसके लिए सब साफ हो जाता है। इसके बाद वह सीधे सॉयर के पास जाता है और उससे बात करता है। सॉयर की चोट को दवा की जरूरत होती है और जैक इसी बात का फायदा उठाकर उस पर दबाव डालता है कि अगर वह सूटकेस नहीं देगा तो उसे दवा भी नहीं मिलेगी। सॉयर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि जैक क्या कर रहा है। वो आखिर में मान जाता है, लेकिन जाते जाते जैक को कहता है कि उसे साफ दिमाग से सोचना चाहिए। जैक बिना जवाब दिए सूटकेस लेकर केट के साथ गुफा में चला जाता है, जहाँ दोनों अकेले बैठते हैं। केट अपना वादा निभाती है और दोनों मिलकर सूटकेस खोलते हैं। अंदर गन होती है, कुछ पैसे होते हैं और एक पीला लिफाफा होता है जिस पर पर्सनल लिखा होता है। केट की नजर सीधे उसी पर टिक जाती है और वहीं से साफ हो जाता है कि वो उसी के लिए इतना सब कर रही थी। जैक भी समझ जाता है कि असली बात वही है और इसी के साथ केट की पुरानी कहानी सामने आती है। जब केट एक नकली नाम से बैंक में लोन लेने जाती है तो वह मैनेजर से शांत तरीके से बात कर रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तभी अचानक बैंक के अंदर हालात बदल जाते हैं। हथियार लिए कुछ लोग अंदर घुस आते हैं और पूरे बैंक को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लोग घबरा जाते हैं। इसी दौरान एक आदमी केट के साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है। केट को भी लीडर पकड़कर ऑफिस के अंदर ले जाता है और दिखावे के लिए उसे मारता है ताकि यह लगे कि वह भी इस डकैती की शिकार है। बाहर से यह पूरा सीन बिल्कुल असली बैंक डकैती जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। यह साफ होता है कि यह सब अचानक नहीं हुआ था, बल्कि पहले से प्लान किया गया था। असल में केट ही इस पूरे प्लान के पीछे होती है और वही इस गैंग को बैंक तक लेकर आई होती है। उसका असली मकसद बैंक के लॉकर तक पहुंचना होता है, जहां एक खास चीज रखी होती है। गैंग का लीडर मैनेजर को डराकर लॉकर की चाबी हासिल कर लेता है और केट को साथ लेकर बैंक के अंदर वाले हिस्से की तरफ जाता है जहां लॉकर रखे होते हैं। मैनेजर बार बार कहता है कि केट को छोड़ दो क्योंकि उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तभी लीडर केट की तरफ देखकर उसकी असली पहचान उजागर कर देता है और साफ कर देता है कि वह भी इसी प्लान का हिस्सा है। अब यह साफ हो जाता है कि यह पूरी डकैती पहले से तय थी और इसमें केट भी शामिल थी। लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। जैसे ही लॉकर खुलता है और अंदर एक हल्के हरे रंग का लिफाफा मिलता है, उसी पल केट का रुख बदल जाता है। वह अचानक उन्हीं लोगों के खिलाफ हो जाती है जिनके साथ वह आई थी और एक एक करके उन्हें खत्म कर देती है। तब समझ आता है कि यह गैंग भी उसके पूरे प्लान का हिस्सा था, जिन्हें उसने सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। असल में केट को सिर्फ उस लिफाफे की जरूरत थी जो बैंक के लॉकर में रखा था। उसके पास चाबी तो थी, लेकिन वह उसे सीधे तरीके से नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने यह पूरा डकैती वाला खेल रचा था। अब वापस प्रेजेंट में केट वही पीला लिफाफा हाथ में लेकर उसे खोलने वाली होती है, यानी यही चीज जिसके लिए उसने इतना सब किया था। और जब वो
उसे खोलती है तो अंदर एक छोटा सा प्लेन का मॉडल होता है। जैक ये देखकर समझ नहीं पाता कि इतनी बड़ी चीजें करने की वजह ये छोटी सी चीज कैसे हो सकती है। वो केट से पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला और इस चीज को लेकर इतनी बेचैनी क्यों थी। वो उसे रोककर साफ जवाब मांगता है। केट का चेहरा बदल जाता है, उसमें यादें और दर्द एक साथ दिखने लगते हैं, जैसे वो किसी ऐसी बात को पकड़कर बैठी थी जिसे छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। और आखिर में वो सच बता देती है कि ये छोटा सा प्लेन उस इंसान का था जिससे वो प्यार करती थी और वही इंसान जिसे उसने खुद मार दिया। ये कहते ही वह खुद को संभाल नहीं पाती और वहीं बैठकर रोने लगती है। उधर चार्ली को बचा तो लिया गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो पहले जैसा नहीं रहा। वो चुप रहने लगा, जैसे हर चीज से थोड़ा दूर हो गया हो। पहले जो जोश उसके चेहरे पर दिखता था वो अब गायब था। किसी को मदद की जरूरत होती है तो भी वो आगे नहीं बढ़ता। रोज ये सब देखती है और उसे ऐसे टूटते हुए नहीं देख पाती। वो उसे अपने पास बुलाती है और उसे अपने साथ काम में लगा देती है ताकि उसका ध्यान बटे और वो अपने दिमाग में फंसी बातों से थोड़ा बाहर आ सके। लेकिन काम करते हुए भी चार्ली बार बार वही बात दोहराता रहता है कि ये द्वीप सुरक्षित नहीं है और शायद कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। उसके शब्दों में डर भी होता है और उदासी भी। ऐसा लगता है जैसे वो अंदर ही अंदर खुद को दोष दे रहा हो कि वो क्लेयर को नहीं बचा पाया। रोज उसकी बात ध्यान से सुनती है और समझ जाती है कि वो क्या महसूस कर रहा है। वो उसे धीरे से कहती है कि वो खुद को इतना दोष न दे, हर चीज उसके हाथ में नहीं थी और कोई ना कोई उसकी मदद जरूर करेगा। ये सुनकर चार्ली कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि वो सच में यही सोच रहा था कि शायद उसके लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। दूसरी तरफ सईद जो कागज डैनियल के अड्डे से लाया था, लेकिन फ्रेंच भाषा न समझ पाने की वजह से वो ऐसे इंसान की तलाश में लग जाता है जो उसकी मदद कर सके। तभी उसे याद आता है कि शैनन को थोड़ी फ्रेंच आती है, तो वो उसके पास जाता है और उससे मदद मांगता है। शैनन पहले मना कर देती है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं होता कि वो ये कर पाएगी, लेकिन फिर वो बैठती है और कोशिश करने लगती है। दोनों मिलकर नोट्स समझने लगते हैं। शुरुआत में सब ठीक लगता है और वो आराम से काम करते हैं, लेकिन काफी देर बाद भी जो निकल कर आता है उसका कोई साफ मतलब नहीं बनता। सईद को लगता है कि वो समय गंवा रहा है और उसी में वो चिढ़कर कह देता है कि शैनन की फ्रेंच उतनी अच्छी नहीं है। ये सुनते ही शैनन के चेहरे का भाव बदल जाता है, क्योंकि वो पहले से ही खुद को कम समझ रही थी और अब वही बात सामने आ जाती है। वो कुछ कहे बिना उठती है और वहां से चली जाती है। सईद वहीं बैठा रह जाता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसने बात जरूरत से ज्यादा सीधी और कड़वी कह दी। उसे समझ आता है कि शैनन पहले से ही अपने बारे में उलझन में थी और उसने उसी बात को और बढ़ा दिया। रात होते होते माहौल थोड़ा शांत हो जाता है और उसी समय चार्ली चुपचाप जाकर रोज के पास बैठता है। वो उसे देखते ही समझ जाती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि वो अब भी अपने पति के जिंदा होने पर भरोसा करती है, चाहे उसके पास कोई सबूत न हो। और उसी भरोसे के साथ वो चार्ली से कहती है कि जो भी उसके अंदर दबा हुआ है उसे बाहर निकाल दे ताकि वो हल्का महसूस कर सके। चार्ली पहले चुप बैठा रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके अंदर जो दबा हुआ था वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। वो बोलना शुरू करता है तो उसकी आवाज साफ नहीं होती, बीच बीच में रुकती है और फिर वो अपनी सारी ग्लानि बाहर निकाल देता है। उसे लग रहा होता है कि वो क्लेयर को बचा नहीं पाया और जो कुछ हुआ उसमें उसकी भी जिम्मेदारी है। ये कहते कहते वो खुद को रोक नहीं पाता और रो पड़ता है। रोज उसे बीच में नहीं रोकती, वो बस उसके साथ बैठी रहती है और धीरे धीरे उसके लिए प्रार्थना करने लगती है। उसकी आवाज में एक शांति होती है जो धीरे धीरे माहौल में फैलने लगती है। चार्ली का सांस लेना भी धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसे पहली बार थोड़ा हल्का महसूस होता है, जैसे उसके अंदर का बोझ थोड़ा कम हुआ हो। और उसे ये एहसास भी होता है कि वो इस सब में पूरी तरह अकेला नहीं है। दूसरी तरफ शैनन खुद ही वापस सईद के पास आकर बैठती है। दोनों ये तय करते हैं कि जो हुआ उसे वहीं छोड़कर अब काम पर ध्यान देना है। फिर शैनन उसे बताती है कि उन कागजों पर जो लिखा था वो कोई हिसाब या काम की चीज नहीं थी, बल्कि एक गाने के बोल थे। ये सुनकर सईद को भी अजीब लगता है, क्योंकि इतने सारे निशानों और हिसाब के बीच बार बार वही लाइनें लिखी गई हैं। इससे ये समझ आता है कि डैनियल इतने सालों में बदल गई है और शायद लंबे अकेलेपन ने उस पर असर डाला है। सईद उससे कहता है कि वह गाना सुनाए। शैनन पहले थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे गुनगुनाने लगती है। उसकी आवाज धीमी होती है, लेकिन उसमें एक अलग ही एहसास होता है। सईद चुप होकर उसे सुनता रहता है, जैसे उस पल में बाकी सब चीजें थोड़ी देर के लिए पीछे रह गई हों। थोड़ी दूरी पर बुन खड़ा होता है और वो भी शैनन को देख रहा होता है। अगली सुबह सईद उसी छोटी सी मदद को याद रखते हुए शैनन के पास आता है और उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है। ये सब पास बैठा बून चुपचाप देख रहा होता है। तभी उसके अंदर हल्की सी खटक शुरू हो जाती है। उसे अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लगता कि सईद उसकी बहन के इतना करीब आए। वो बिना ज्यादा सोचे सीधे
सीधे सईद के पास पहुंच जाता है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी बहन से दूरी बनाए रखे, लेकिन वो अपनी बात ठीक से कह भी नहीं पाता कि तभी लॉक बीच में आकर उसे रोक देता है और उसे अपने साथ शिकार पर चलने के लिए कहता है। बून एक पल के लिए रुकता है, फिर लॉक के साथ चल देता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो दोनों लगातार साथ में जा रहे हैं और बाकी सबको यही दिखा रहे हैं कि वो जंगली सुअर पकड़ने निकलते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर बार जब वो कैंप में लौटते हैं तो उनके हाथ खाली होते हैं, कोई शिकार नहीं होता। यही चीज हर्ली को अंदर से परेशान करने लगती है। उसके मन में चिढ़ भी बढ़ती है और शक भी, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा खाने की चिंता रहती है और पिछली बार जो सुअर मिला था वो भी अब लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन लॉक इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देता। उसके दिमाग में बस एक ही चीज अटकी हुई है कि जो स्टील का ढक्कन उन्होंने पहले देखा था उसे कैसे खोला जाए। असल में वो किसी तरह का हैच है, जैसे किसी मशीन या बंकर का दरवाजा हो। वो और बून मिलकर काफी देर तक उसे खोलने की कोशिश करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, यहाँ तक कि उस पर लगे शीशे को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। धीरे धीरे बून का भरोसा टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि ये काम सिर्फ दो लोग मिलकर नहीं कर सकते और शायद जैक और बाकी लोगों को बता देना ही सही रहेगा। उसके दिमाग में ये भी घूम रहा होता है कि वो आखिर कब तक ये बात छुपाता रहेगा, लेकिन लॉक तुरंत मना कर देता है। उसे साफ दिख रहा होता है कि बाकी लोग ना इस पर भरोसा करेंगे और ना ही साथ देंगे, और अगर ये चीज खतरनाक निकली तो सबके लिए मुसीबत बन सकती है। बून थोड़ा रुकता है, पीछे हटता है, लेकिन फिर भी धीरे से कहता है कि कम से कम वो अपनी बहन शैनन को तो बता दे। ये सोचते ही उसके अंदर बेचैनी और बढ़ने लगती है, क्योंकि वो जानता है कि वो शैनन से कुछ भी छुपा नहीं पाता। हर बार जब वो कुछ छुपाने की कोशिश करता है तो उसका मन खुद ही उसे रोकने लगता है। उसे पूरा यकीन होता है कि अगर वो ये बात शैनन को बताएगा तो वो इसे अपने तक ही रखेगी, लेकिन लॉक उसके चेहरे को देखकर ही समझ जाता है कि असली दिक्कत क्या है। उसे साफ दिख जाता है कि बून अपनी बहन के सामने कमजोर पड़ जाता है और उसकी हर बात से जल्दी मान जाता है। फिर भी बून जिद पर अड़ा रहता है कि वो ये बात बताएगा। लॉक ऊपर से मान जाता है और ये देखकर बून थोड़ा ढीला पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान हटता है लॉक अचानक उसके सिर के पीछे चाकू के हैंडल से वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। जब बून की आंख खुलती है तो वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है और घुटनों के बल उसी हैच के सामने बैठा होता है। उसका दिमाग अभी भी साफ नहीं होता। सामने लॉक बैठा कुछ जड़ी बूटी जैसा तैयार कर रहा होता है और ऐसे शब्द बोल रहा होता है जो बून को समझ नहीं आते, लेकिन उसके बोलने के तरीके से इतना जरूर समझ आता है कि वो उसे किसी तरह ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कभी कभी कुछ चीजें छोड़ देना ही सही होता है, चाहे वो कितनी भी जरूरी क्यों ना लगे। बून अंदर ही अंदर घबराने लगता है और समझ नहीं पाता कि लॉक उसके साथ क्या करने वाला है। तभी लॉक वो जड़ी बूटी उसके सिर के पीछे लगा देता है जहां उसे चोट लगी थी। फिर उसके सामने एक चाकू फेंकता है और कैंप की दिशा बता देता है, जैसे अब आगे क्या करना है ये उसी पर छोड़ रहा हो। खुद को छुड़ाना है या ऐसे ही रहना है, सब उसी के हाथ में है। बून पूरी तरह हिल चुका होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो उसी घने जंगल में बंधा हुआ बैठा रह जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उधर कैंप में हर्ली की हालत खराब होती जा रही होती है, क्योंकि उसे खाने की सबसे ज्यादा चिंता रहती है। वो चुपके से जैक को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से वो सिर्फ फल खाकर काम चला रहा है और अब उसका असर शरीर पर दिखने लगा है। उसे बार बार पेट खराब हो रहा है। जैक ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ता है, क्योंकि खाने के लिए सिर्फ सुअर ही नहीं बल्कि जिन के पास मछलियां भी हैं। लेकिन हर्ली उसे बताता है कि उसने पहले जिन का खाना लेने से मना कर दिया था और उसी वजह से उसे जिन कुछ नहीं देता। बात करते करते ही उसका पेट फिर से गड़बड़ करता है और वो तुरंत उठकर अपने उसी जंगल वाले टॉयलेट की तरफ भाग जाता है। अब उस प्लेन वाले छोटे मॉडल की घटना के बाद जैक के अंदर हल्की सी झिझक बैठ गई है और वो केट से सीधे बात करने के बजाय उसे दूर से ही देखता रहता है, जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि बात कैसे शुरू करे। लेकिन इस बार केट कोई गुस्सा या तुनकने वाला रिएक्शन नहीं देती। वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है और उसे अपने पास बुला लेती है। फिर आराम से अपने जमा किए हुए फलों के बीज दिखाने लगती है। इसके बाद वो उसे उस जगह लेकर जाती है जहाँ सन ने छोटी सी खेती शुरू की है। वहाँ पहुंचकर जैक को धीरे धीरे समझ आता है कि ये बस टाइम पास नहीं है बल्कि सही सोच के साथ किया गया काम है, क्योंकि सन सिर्फ पौधों को पहचानती ही नहीं बल्कि जमीन को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी अच्छे से जानती है। उसने जमीन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग बीज लगाए हैं और धीरे धीरे एक तरह का फूड सिस्टम तैयार कर दिया है, जिससे सबको थोड़ा भरोसा मिलने लगा है कि अब उन्हें सिर्फ लॉक के शिकार पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। केट जैक से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा लॉक आखिर कर क्या रहा है। कई बार वह जंगल के भीतर चला जाता है लेकिन कोई शिकार लेकर नहीं आता। केट के मन में शक उठता है कि कहीं जंगली सुअर मिलना बंद तो नहीं हो गया या फिर लॉक कुछ ऐसा कर रहा है जो वह सबसे छुपा रहा है।
जैक उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता और वहाँ से हटकर अपने काम में लग जाता है, जबकि केट वहीं सन के साथ रुक जाती है। बात करते करते अचानक उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। सन असल में इंग्लिश समझती और बोल सकती है। वो तुरंत केट से कहती है कि ये बात किसी को ना बताए। अभी तक सिर्फ माइकल को ये बात पता है और वो नहीं चाहती कि उसका पति जिन ये जाने, क्योंकि वो उसे सच में प्यार करती है। उसके मन में ये चलता रहता है कि एक बार जब उसने ये बात छुपा ली तो अब सच बताना और मुश्किल हो गया है, और वो इस झूठ को तोड़ने से ज्यादा आसान यही समझती है कि इसे ऐसे ही चलने दिया जाए। कैंप में अपनी हालत से परेशान होकर हर्ली आखिरकार तय करता है कि वह जिन के पास जाकर समझौता करेगा। वो सीधे उसके पास जाता है, लेकिन दोनों के बीच भाषा की बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि जिन को अंग्रेजी नहीं आती और हर्ली को कोरियन नहीं आती। इस वजह से इशारों से भी बात साफ नहीं हो पाती और बात आगे नहीं बढ़ती। जब कोई तरीका काम नहीं करता तो हर्ली खुद ही जिन के तरीके से पानी में उतरकर मछली पकड़ने की कोशिश करने लगता है। इसी कोशिश के दौरान उसका पैर समुद्र की तलहटी में मौजूद एक सी अर्चिन पर पड़ जाता है और कांटे चुभने से उसे चोट लग जाती है। उसे देखकर जिन तुरंत पानी में जाता है, उसे संभालता हुआ किनारे तक लेकर आता है। किनारे पर आने के बाद हर्ली इशारों में कहता है कि उसके घाव पर पेशाब कर दिया जाए ताकि जहर का असर कम हो। जिन इसे गलत मानते हुए ऐसा नहीं करता और उसके पैर से कांटे निकालने लगता है। इसके बाद जिन फिर से उसे समुद्री जीव खाने को देता है। इस बार हर्ली मना नहीं करता, लेकिन जैसे ही खाता है उसका शरीर उसे स्वीकार नहीं कर पाता और वो उल्टी कर देता है। उसे खुद पर शर्म भी महसूस होती है और वो थका सा गुफा में लौट जाता है। उसके मन में ये बैठ जाता है कि अब शायद जिन उसे कभी पसंद नहीं करेगा, लेकिन उल्टा होता है। जिन समझ जाता है कि हर्ली उसे ठुकरा नहीं रहा था, बल्कि सच में उसके लिए वो चीज खाना मुश्किल है। इसलिए वो खुद मछली पकड़ कर लाता है, उसे साफ करके देता है ताकि हर्ली को बस पकाना हो और खा सके। ये देखकर हर्ली के अंदर थोड़ा सुकून आता है। उधर केट की बातें जैक के दिमाग में घूमती रहती हैं और वो बाकी लोगों से लॉक के बारे में पूछना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि लॉक ने पहले सईद को एक कंपास दिया था और जिन लोगों ने उसके साथ समय बिताया है उनके पास उसके खिलाफ कुछ खास नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोग उसे ठीक ही मानते हैं। चार्ली तो खास तौर पर उसे काफी मानता है, लेकिन फिर भी जैक के अंदर का शक पूरी तरह खत्म नहीं होता और वो वापस केट के पास आता है। इस बार वो उसके लिए कुछ फल के बीज भी लाता है, जैसे वो भी इस नए सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता हो। अब वापस बून की तरफ आते हैं, जो अभी भी बंधा हुआ है और धीरे धीरे उसका हौसला टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो खुद को छुड़ा ही नहीं पाएगा और यहीं खत्म हो जाएगा। तभी उसे दूर से शैनन की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रही होती है। ये सुनते ही उसके अंदर अचानक से ताकत आ जाती है। वो पूरी कोशिश लगाकर उस चाकू तक पहुंचता है, रस्सी काटता है और बिना सोचे उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है। आगे जाकर वो देखता है कि शैनन को लॉक ने पेड़ से बांध रखा है और आसपास से भारी सी आवाजें आ रही होती हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर पास हो। बून बिना रुके उसे खोलता है और दोनों वहां से भागते हैं। डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है और दोनों एक पेड़ के खोखले हिस्से में छुप जाते हैं। बून उसे कसकर पकड़ लेता है, जैसे उसे खो देने का डर सच में सामने आ गया हो। थोड़ी देर बाद जब आवाजें कम हो जाती हैं, तो दोनों धीरे धीरे वापस कैंप की तरफ चलने लगते हैं और रास्ते में बून उसे सब कुछ बता देता है कि लॉक क्या कर रहा था और उसके साथ क्या हुआ। लेकिन तभी पीछे से फिर वही तेज हलचल होती है और पेड़ टूटने जैसी आवाज गूंजती है। दोनों फिर से भागते हैं, लेकिन इस बार शैनन उतनी तेजी से नहीं भाग पाती। वो पीछे रह जाती है और तभी एक बड़ा सा अनजान जीव उसे पकड़ लेता है। बून भागते भागते जब नदी के पास पहुंचता है तो उसके सामने जो दिखता है वो उसे अंदर से तोड़ देता है। वहां चारों तरफ खून फैला होता है और शैनन बुरी तरह घायल पड़ी होती है। उसके शरीर पर गहरे घाव होते हैं और वो बिल्कुल हिल नहीं रही होती। बून वहीं रुक जाता है, जैसे उसका दिमाग अचानक खाली हो गया हो। वो कुछ समझ नहीं पाता और धीरे धीरे उसके पास जाता है। नदी किनारे खून में भीगी हालत में पड़ी शैनन को देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपनी बाहों में उठाकर बैठ जाता है और उसके अंदर जैसे सब कुछ खत्म सा हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सच में हो रहा है या वो कुछ कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। उसका रोना भी रुकता नहीं है, जैसे अंदर दबा हुआ सब कुछ एक साथ बाहर निकल रहा हो। फिर जैसे तैसे रात तक खुद को संभालते हुए वो कैंप तक पहुंचता है, लेकिन अब उसके अंदर का गुस्सा दुख से भी ज्यादा भारी हो चुका होता है। उसे बस एक ही चीज साफ दिख रही होती है कि लॉक ने ये सब किया है। वो सीधे उसी के पास जाता है और बिना सोचे उस पर टूट पड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक उसे रोक देता है और बिना घबराए उसे सामने देखने को कहता है। बून जैसे ही देखता है उसका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि शैनन तो वहीं कैंप में बिल्कुल ठीक
बैठी होती है। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आता कि अभी कुछ देर पहले उसने जो देखा वो क्या था। तभी धीरे धीरे उसके दिमाग में बात बैठने लगती है कि जंगल में जो कुछ उसने महसूस किया, भागना, डर, हमला, शैनन का मरना, ये सब असल में हुआ ही नहीं था, बल्कि उसके सिर पर लगी उसी जड़ी बूटी का असर था जो लॉक ने उसके पीछे लगाई थी। लॉक शांत रहकर उसे समझाता है कि ये सब उसे इसलिए महसूस कराया गया ताकि वो अपने अंदर की उस पकड़ को देख सके जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो उससे पूछता है कि जब उसने शैनन को मरते हुए देखा तो उसके अंदर क्या चल रहा था और उस पल उसे कैसा लगा। बून पहले चुप रहता है क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ एक साथ चल रहा होता है। फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा ढीला पड़ने लगता है और वो अपने अंदर की असली बात को समझने लगता है। अब कहानी पीछे जाती है और धीरे धीरे साफ करती है कि बून और शैनन का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। वो सगे भाई बहन नहीं है, बल्कि उनके माँ बाप की दूसरी शादी के बाद साथ आए थे। शैनन के पिता बहुत अमीर थे, इसलिए दोनों की जिंदगी पहले से ही पैसों में आराम वाली रही है। लेकिन इसी के बीच उनके रिश्ते में एक अजीब सी निर्भरता बन जाती है, जहां शैनन जब भी किसी मुसीबत में फंसती है तो सीधे बून को बुलाती है और बून बिना सोचे उसके पास पहुंच जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता दूरी कितनी है, बस शैनन को उसकी जरूरत है, ये उसके लिए काफी होता है। एक बार ऐसा ही होता है जब शैनन एक खराब रिश्ते में फंस जाती है और बून उसे निकालने के लिए पुलिस की मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से उसे टाल दिया जाता है। तब वो मजबूरी में पैसे देकर उस लड़के को हटाने का रास्ता चुनता है और सीधे उससे पैसे की बात करता है। पहले एक तय रकम देता है, लेकिन सामने वाला लड़का और ज्यादा मांगने लगता है और बून बिना ज्यादा सोचे रकम बढ़ा देता है, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि किसी भी तरह शैनन को वहां से निकालना है। लेकिन जब वो बाद में शैनन के पास पहुंचता है तो धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। असल में शैनन उसे बेवकूफ बनाकर पैसे निकलवा रही थी और वो पैसे उसके अपने नहीं बल्कि उसकी माँ के थे, जिन पर शैनन को लगता था कि उसका हक है। ये बात समझते ही बून अंदर से टूट जाता है। ऊपर से उसी लड़के के हाथों उसे मार भी पड़ती है और जब वो वापस अपने कमरे में अकेला बैठा होता है तो पूरी तरह खाली महसूस करता है, जैसे उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं हो। लेकिन इसके बाद भी जब शैनन उसके पास आती है और फिर से खुद को बेबस दिखाती है तो बून उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता। उसकी हालत देखकर उसका गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है और वो फिर उसी चक्र में फंस जाता है। धीरे धीरे वो उसके साथ इतना जुड़ जाता है कि दोनों के बीच की दूरी और भी धुंधली हो जाती है। शैनन भी ये समझ चुकी होती है कि बून उसके लिए कितना कुछ कर सकता है और वो इसी बात का फायदा उठाती रहती है। उसके फैसले, उसका मूड, सब कुछ धीरे धीरे उसी के हिसाब से चलने लगता है। लेकिन अब जो बून ने उस नकली अनुभव में महसूस किया था वो उसे अंदर से हिला देता है। उसे पहली बार लगने लगता है कि वो इस पकड़ से बाहर आ सकता है और उसका चेहरा अब पहले जैसा उलझा हुआ नहीं बल्कि थोड़ा साफ और ठोस दिखने लगता है। अगले दिन जंगल में लॉक और बून साथ होते हैं और वहीं वॉल्ट लॉक से चिपककर उससे चाकू फेंकना सीखने की कोशिश कर रहा होता है। लॉक उसे बड़े धैर्य से सिखाता है और वॉल्ट भी जल्दी जल्दी समझने लगता है। उसके हाथ अब पहले से ज्यादा ठीक चलने लगते हैं। तभी माइकल वहां पहुंचता है और ये देखकर एकदम रुक जाता है कि उसका छोटा बेटा चाकू चला रहा है। उसके अंदर तुरंत गुस्सा उठता है और वो बिना कुछ सुने वॉल्ट को वापस जाने के लिए कह देता है। फिर वो सीधे लॉक पर भड़कता है और उसे रोकने के बजाय उल्टा धमकाने लगता है। लेकिन इससे पहले की बात और बढ़े बून बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। उसका रिएक्शन इस बार अलग होता है क्योंकि अब वो लॉक को थोड़ा समझने लगा है और उसे लगता है कि माइकल बिना वजह ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। लॉक फिर भी शांत रहता है और माइकल को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो अपने बेटे के करीब रहना चाहता है तो उसे सिर्फ छोटा बच्चा मानकर नहीं बल्कि बराबरी से समझना होगा। वो ये भी कहता है कि वॉल्ट बाकी बच्चों जैसा नहीं है, उसमें कुछ अलग है जिसे समझने की जरूरत है। रात होती है, कैंप में शांति फैल जाती है और बस हल्की सी आग की रोशनी बची रहती है। ऐसे में माइकल अपने बेटे को सोते हुए देखता है और उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वो यहाँ से निकलना चाहता है। उसके दिमाग में बार बार यही घूमता रहता है कि चाहे जो करना पड़े वो वॉल्ट को इस जगह से निकालकर एक नॉर्मल जिंदगी में वापस ले जाएगा, जहां डर ना हो और हर दिन ऐसे अनजान खतरे सामने ना खड़े हों। अगली सुबह जैक, सईद और शैनन साथ बैठकर उस नक्शे को ध्यान से देख रहे होते हैं जो उन्हें डैनियल से मिला था। अलग अलग कागजों को मिलाकर वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस टापू में कोई खास जगह है जहां से शायद सिग्नल या पावर मिल सकता है। उन्हें एक तरह का त्रिकोण जैसा हिस्सा नजर आता है जो बाकी जगहों से अलग लगता
है। तभी माइकल उनकी बात बीच में काट देता है और उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट दिखती है। वो कहता है कि मान लो वो सिग्नल भेज भी दें तो भी कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। अब उसे दूसरों पर भरोसा करने से ज्यादा खुद कुछ करने में भरोसा लग रहा है, इसलिए वो साफ कहता है कि बेहतर है वो खुद नाव बनाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करें। समुद्र कितना खतरनाक हो सकता है इस पर वो ज्यादा सोच नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसे बस यहाँ से निकलना है। उधर वॉल्ट जमीन पर बैठा अपने कुत्ते के साथ एक स्पेनिश कॉमिक देख रहा होता है। वो शब्द तो समझ नहीं पा रहा, लेकिन तस्वीरें उसे खींच रही हैं और वो उसमें पूरी तरह खो जाता है। माइकल जब उसे ऐसे बैठा देखता है तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी आ जाती है। वो रुककर उसे देखने लगता है, क्योंकि उसे खुद भी ऐसी चीजें पसंद हैं और उसे लगता है कि शायद यही मौका है जिससे वो अपने बेटे के करीब आ सके। वो धीरे से उसके पास जाने की कोशिश करता है और बात शुरू करना चाहता है, लेकिन वॉल्ट उसे जैसे नोटिस ही नहीं करता। वो पूरी तरह उस कॉमिक में डूबा रहता है। ये चीज माइकल को अंदर से चुभ जाती है। उसे लगता है कि वो कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके बीच दूरी कम नहीं हो रही। यही सोचते समझते उसका गुस्सा ऊपर आ जाता है और वो अचानक कॉमिक उसके हाथ से छीन लेता है और उसे साथ चलकर नाव बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने को कहता है। उसके लिए ये एक तरीका होता है अपने बेटे के साथ वक्त बिताने का, लेकिन वॉल्ट के लिए ये मजबूरी जैसा लगता है, जैसे उसे उसकी पसंद की चीज से खींचकर कहीं और ले जाया जा रहा हो। उधर गुफा के पास शैनन बून को रोकती है और कोशिश करती है कि वो उसके साथ पहले जैसा ही रहे, उसके आसपास रहे जैसे पहले रहता था। लेकिन बून अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर अब वो उलझन या खिंचाव नहीं है, बल्कि एक साफ दूरी आ गई है। वो थोड़ा रुकता है, लेकिन फिर साफ मना कर देता है और शैनन उसके इस बदलाव को महसूस कर लेती है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ बदल चुका है। तभी लॉक और बून वहाँ पहुँचते हैं और इसी बीच वॉल्ट चुपके से अपने पिता से थोड़ा हटकर लॉक की तरफ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसके पास रहकर सीखना चाहता है। लेकिन लॉक उसे रोक देता है और शांत तरीके से समझाता है कि उसे अपने पिता के साथ ही रहना चाहिए और जो भी दूरी है उसे वहीं ठीक करना चाहिए। वो उसे दूर जाने नहीं देता। तभी माइकल गुस्से में वहाँ पहुँच जाता है और बिना पूरी बात समझे ही लॉक पर आरोप लगाने लगता है कि वो उसके बेटे को अपनी तरफ खींच रहा है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो वॉल्ट को लॉक से मिलने तक से मना कर देता है और अपनी बात मनवाने के लिए वो वॉल्ट की पसंदीदा कॉमिक उठाकर सीधे आग में फेंक देता है। वॉल्ट ये सब सामने खड़े होकर देखता रहता है। वो कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वो अंदर ही अंदर और दूर चला गया है, जैसे उसके और माइकल के बीच की दूरी और बढ़ गई हो। थोड़ी देर बाद वो अपने कुत्ते के साथ चुपचाप वहाँ से निकल जाता है बिना किसी को बताए। माइकल को लगता है कि वो जरूर लॉक के पास गया होगा, इसलिए वो तुरंत उसे ढूंढने निकलता है और सीधा लॉक के पास पहुंचकर सवाल करने लगता है, लेकिन वहाँ वॉल्ट नहीं होता। ये देखकर उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है और उसे एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में सोच लिया। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है कि वॉल्ट गया कहाँ। लॉक बिना पुरानी बातों को पकड़े उसे साथ चलकर ढूंढने को कहता है। उधर वॉल्ट अपने कुत्ते के साथ जंगल के अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा होता है। वो इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसका कुत्ता अचानक किसी चीज पर जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे उसे कुछ नजर आ गया हो, और फिर एकदम से रस्सी छुड़ाकर आगे भाग जाता है। वॉल्ट घबराकर उसके पीछे दौड़ता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जा रहा है। और इसी भाग दौड़ में वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां सामने एक बड़ा सा सफेद भालू खड़ा होता है। उसे देखकर वो वहीं रुक जाता है। उसका शरीर जैसे एक पल के लिए जम जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। डर के मारे वो तुरंत पास के पेड़ के खोखले हिस्से में घुस जाता है और खुद को जितना हो सके अंदर सिमटा लेता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है और वो बाहर की हर आवाज सुनने की कोशिश कर रहा होता है। उधर माइकल और लॉ को रास्ते में टूटी हुई रस्सी मिलती है और जैसे ही उन्हें वॉल्ट की आवाज सुनाई देती है वो बिना रुके उसी दिशा में तेजी से बढ़ते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें समझ आ जाता है कि हालत कितनी खराब है, क्योंकि भालू बार बार उस पेड़ के खोखले हिस्से पर जोर से हमला कर रहा होता है जहां वॉल्ट छुपा हुआ है, और हर वार के साथ पेड़ हिलता सा महसूस होता है। लॉ के एक नजर में पूरी स्थिति समझ लेता है और तुरंत माइकल को लेकर पास के पेड़ पर चढ़ने लगता है ताकि ऊपर से पहुंचा जा सके। दोनों जल्दी जल्दी पेड़ों की डालियों और बेलों को पकड़कर एक तरह की रस्सी बनाने लगते हैं और सही जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वक्त बहुत कम होता है, इसलिए वो बिना रुके काम करते रहते हैं। फिर माइकल ऊपर से अपने बेटे की तरफ लॉक का चाकू फेंकता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद को बचा सके। उस पल में उसके अंदर डर भी होता है और जिम्मेदारी भी, क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा होता। इसके तुरंत बाद माइकल बिना सोचे उसी खोखले हिस्से में कूद जाता है। जल्दी जल्दी रस्सी वॉल्ट के शरीर पर बांधता है और ऊपर खड़े लॉक को इशारा करता है। लॉक पूरी ताकत लगाकर वॉल्ट को ऊपर
ऊपर खींचने लगता है और माइकल नीचे खड़ा बस यही सोच रहा होता है कि पहले बेटे को बाहर निकालना है, बाकी बाद में देखा जाएगा। जैसे ही वॉल्ट ऊपर पहुंचता है, अब वही जगह माइकल के लिए फंसने की बन जाती है और बाहर भालू अब भी आसपास घूम रहा होता है। हालत इतनी तंग हो जाती है कि अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है। माइकल तुरंत चाकू निकालता है और सही मौका देखकर भालू पर वार कर देता है। चोट लगते ही भालू पीछे हटता है और दर्द से भाग जाता है। खतरा हटते ही माइकल भी जल्दी से बाहर निकल आता है और दोनों बाप बेटे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं, जैसे अभी भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो बच गए हैं। उस पल में उनके बीच जो दूरी और खिंचाव था वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। माइकल कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखता है कि उसके लिए बस इतना काफी है कि उसका बेटा सुरक्षित है। वहीं वॉल्ट का ध्यान अपने कुत्ते की तरफ जाता है जो भाग गया था, लेकिन लॉक उसे शांत करता है कि कुत्ते अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं और वापस आ जाते हैं। माइकल और लॉक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके बीच एक हल्की सी समझ वाली मुस्कान गुजरती है और अब धीरे धीरे माइकल के अंदर की परतें खुलने लगती हैं और समझ आता है कि वो अपने बेटे को लेकर इतना जुड़ा हुआ क्यों है। जब वॉल्ट पैदा भी नहीं हुआ था तभी से माइकल अपने दिमाग में खुद को एक जिम्मेदार पिता के रूप में देखता था। उसके अंदर खून के रिश्ते को लेकर एक अलग ही जुड़ाव था। वो इस बात को बहुत गहराई से महसूस करता था कि उसका बच्चा उसका अपना है और उसे हर हाल में उसके लिए खड़ा रहना है। उसने अपने बेटे का नाम भी अपने पिता के नाम पर रखा था, जैसे वो इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहता हो। वो चाहता था कि उसके बच्चे को जिंदगी में किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए उसने अपना मनपसंद काम छोड़कर ऐसी नौकरी पकड़ ली जिसमें ज्यादा पैसे मिलते थे। भले ही वो काम उसे अंदर से संतुष्ट ना करता हो, लेकिन उसके लिए उस वक्त सबसे जरूरी था अपने आने वाले बच्चे का भविष्य। हालांकि उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड सुसान की शादी नहीं हो पाई क्योंकि उसकी नौकरी अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं थी और इसी बीच सुसान अपने करियर में लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उनके बीच दूरी बढ़ने लगी और बात यहाँ तक पहुँच गई कि सुसान चाहती थी कि वॉल्ट उसका सरनेम ले। जब वॉल्ट करीब 1 साल का होता है तब सुसान को बाहर काम मिल जाता है और वो माइकल से अलग होकर वॉल्ट को अपने साथ ले जाती है। ये माइकल के लिए अंदर तक हिला देने वाला झटका होता है। वो समझ ही नहीं पाता कि एक पल में उसका बेटा उससे दूर कैसे हो गया, लेकिन उस समय उसके पास कुछ भी करने का कोई ठोस तरीका नहीं होता। फिर जब वॉल्ट के दूसरे जन्मदिन के आसपास उसे पता चलता है कि सुसान अब किसी और आदमी के साथ है तो उसके अंदर फिर से बेचैनी उठती है और वो अचानक बेटे को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती और उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो लंबे समय तक अस्पताल में पड़ा रहता है। उस दौरान उसका शरीर तो कमजोर होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका मन टूट चुका होता है। फिर भी वो हार नहीं मानता और अपने बेटे के लिए कॉमिक्स बनाता रहता है, जैसे यही एक धागा हो जो उसे वॉल्ट से जोड़े रख रहा हो। सुसान उससे मिलने आती है और उसके इलाज का खर्च भी उठाती है, लेकिन ये किसी पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश नहीं होती, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो अब शादी करने जा रही होती है और वॉल्ट की कस्टडी पूरी तरह उसके पास ही रहने वाली होती है। माइकल ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखता है, लेकिन उसके पास इसे रोकने की ताकत नहीं होती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वॉल्ट बड़ा होकर करीब 10 साल का हो जाता है। वो अपने सौतेले पिता ब्रायन के साथ रहता है और अंदर ही अंदर उससे जुड़ने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद रहती है कि शायद वो उसे अपनाए, उससे बात करे, लेकिन उसे वो ध्यान कभी नहीं मिलता क्योंकि ब्रायन का ध्यान हमेशा सुसान पर ही रहता है। वॉल्ट बार बार खुद को नजरअंदाज महसूस करता है और ये एहसास धीरे धीरे उसके अंदर जमा होने लगता है। एक दिन जब सुसान की तबीयत खराब होती है तब भी वही हाल होता है। ब्रायन का पूरा ध्यान उसी पर रहता है और वॉल्ट फिर से अकेला महसूस करता है। उसके अंदर का गुस्सा अब दबा हुआ नहीं रहता बल्कि बाहर आने लगता है। वो अपनी नाराजगी दिखाता है और उसी दौरान एक अजीब सी घटना होती है जहां एक पक्षी आकर बालकनी से टकराता है और मर जाता है। ये पल अजीब सा लगने लगता है क्योंकि जैसे ही ये होता है वॉल्ट अचानक शांत हो जाता है। वो फर्श पर लेटकर पक्षियों की किताब देखने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर ब्रायन के मन में डर बैठने लगता है। उसे महसूस होता है कि इस बच्चे के आसपास कुछ ऐसा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। उसे लगने लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है और इसी बीच सुसान की बीमारी तेजी से बढ़ती है। हालत बिगड़ती जाती है और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। ये सब बहुत जल्दी होता है और वॉल्ट की जिंदगी एक बार फिर अचानक बदल जाती है। ये सब बहुत जल्दी होता है और घर का माहौल एकदम बदल जाता है, जैसे सब कुछ एक साथ खाली हो गया हो। उसकी मौत के बाद ब्रायन माइकल के पास आता है और बिना घुमाए साफ कह देता है कि वो अब वॉल्ट की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। वो मानता है कि उसने वॉल्ट को सिर्फ अपनी पत्नी के लिए अपनाया था और अब जब वो नहीं रही तो वो इस जिम्मेदारी से बाहर निकलना चाहता है। उसके मन में वॉल्ट को लेकर डर भी बैठ चुका होता है क्योंकि उसे लगता है कि
कि जहां वॉल्ट होता है वहां अजीब चीजें होने लगती हैं। माइकल ये सुनकर ऊपर से गुस्सा जरूर महसूस करता है कि ब्रायन उसके बेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये भी समझ आ जाता है कि यही वो मौका है जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो अपने बेटे की कस्टडी लेने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो उस घर पहुंचता है तो वहां उसे कुछ पुरानी चीजें दी जाती हैं और साथ में वो सारे कार्ड भी मिलते हैं जो उसने सालों तक वॉल्ट को भेजे थे, लेकिन कभी उसे दिए ही नहीं गए। उन कार्ड्स को देखते ही उसके अंदर एक अजीब सा एहसास उठता है, जैसे इतने सालों का रिश्ता कहीं बीच में अटका रह गया हो। माइकल जब उन कार्ड्स को हाथ में लेकर ध्यान से देखता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये कभी खोले ही नहीं गए। मतलब इतने सालों तक उसने जो भी अपने बेटे के लिए लिखा, जो भी भेजा, वो वॉल्ट तक पहुंचा ही नहीं। सुसान ने ना तो उन्हें फेंका और ना ही दिया, बस उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। ये सोचकर माइकल के अंदर एक खालीपन सा फैलता है, लेकिन वो खुद को रोकता है क्योंकि अब उसके पास पीछे देखने का वक्त नहीं है। उसी दिन दोपहर में वो थोड़ा घबराया हुआ वॉल्ट के पास जाता है। उसके कदमों में हिचक साफ दिखती है क्योंकि इतने सालों बाद वो पहली बार अपने बेटे के सामने खुद को पिता के रूप में खड़ा कर रहा होता है। वो सीधे सच नहीं बताता कि असल में क्या हुआ था, बल्कि बातों को थोड़ा नरम करके पेश करता है ताकि वॉल्ट के दिमाग में अपने सौतेले पिता ब्रायन की इमेज खराब ना हो। उसके मन में ये चलता रहता है कि बच्चे के लिए यादें जितनी साफ और अच्छी रहें उतना बेहतर है, भले ही सच्चाई कुछ और क्यों ना हो। इससे ये साफ दिखता है कि माइकल का तरीका हर बार सही नहीं होता, लेकिन उसका इरादा साफ है। वो सच में अपने बेटे को खोना नहीं चाहता, बस अभी तक वो ये ठीक से नहीं समझ पाया कि उसके साथ सही तरीके से कैसे जुड़ा जाए। रात में जब दोनों साथ बैठते हैं तो माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। माइकल वो सारे पुराने कार्ड्स निकालकर वॉल्ट को देता है और बिना किसी घुमाव के सीधे ये जताने की कोशिश करता है कि उसने उसे कभी छोड़ा नहीं था, बस हालात ऐसे थे। दोनों साथ बैठकर उन कार्ड्स को देखते हैं और माइकल की बनाई हुई तस्वीरों को देखते हुए उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे इतने सालों की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी हो और दोनों बिना बोले एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं। अब दूसरी तरफ चार्ली को देखते हैं जो अभी भी क्लेयर के छोड़े हुए सामान को बार बार टटोल रहा होता है। उसके हाथ हर चीज को जैसे उम्मीद के साथ छूते हैं कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन हर बार उसे खालीपन ही मिलता है। वो अंदर से परेशान होता जा रहा होता है क्योंकि उसे उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। तभी उसे पता चलता है कि उसका डायरी गायब है और केट की मदद से वो किसी तरह उसे वापस हासिल करता है। डायरी हाथ में आते ही उसके अंदर अजीब सी खींचतान शुरू हो जाती है। एक तरफ वो उसे खोलकर पढ़ना चाहता है और दूसरी तरफ डर रहा होता है कि उसमें उसके बारे में क्या लिखा होगा। वो कुछ पल उसे हाथ में पकड़े ही बैठा रहता है, जैसे फैसला नहीं कर पा रहा हो। फिर काफी देर खुद से लड़ने के बाद वो आखिरकार उसे खोलता है। पढ़ते पढ़ते उसे पता चलता है कि क्लेयर ने उसके बारे में अच्छे शब्द लिखे हैं। उसने लिखा है कि चार्ली के होने से उसे एक तरह की सुरक्षा महसूस होती थी। ये पढ़कर चार्ली के चेहरे पर हल्की सी नरमी आ जाती है क्योंकि वो खुद को अक्सर हल्के में लेता था और पहली बार उसे लगता है कि किसी के लिए उसकी मौजूदगी मायने रखती थी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका चेहरा बदलने लगता है। डायरी में लिखा होता है कि क्लेयर को बार बार एक ही सपना आ रहा था जिसमें वो खुद को किसी जगह पर फंसा हुआ देखती थी जिसका नाम ब्लैक रॉक है। ये पढ़कर चार्ली तुरंत ये बात जैक और सईद को बताता है। ये सुनकर सईद कहता है डेनियल ने भी इसी नाम का जिक्र किया था। अब ये दोनों बातें जुड़ने लगती हैं और सब सोचने लगते हैं कि शायद नक्शे में जो अजीब सा त्रिकोण वाला हिस्सा दिखा था वही ब्लैक रॉक हो सकता है और मुमकिन है कि क्लेयर को वहीं ले जाया गया हो। उसी समय जंगल में लॉक और बून कुत्ते को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। दोनों ध्यान से आसपास देखते हुए चल रहे होते हैं कि तभी झाड़ियों में हलचल होती है और अचानक क्लेयर खुद उनके सामने आ जाती है। उसकी हालत काफी खराब होती है, जैसे वो लंबे समय तक कहीं फंसी रही हो और किसी तरह निकल कर आई हो। उसे देखकर दोनों एक पल के लिए रुक जाते हैं और लॉक को देखकर फिर वही एहसास आता है कि उसके आसपास होने से चीजें बदलती हैं, जैसे वो खुद किसी गहरी चीज से गुजर चुका है और अब बाकी लोगों को भी किसी तरह आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। अब ब्लैक रॉक का नाम 2 बार सामने आ चुका है, एक बार डेनियल की बातों में और दूसरी बार क्लेयर के सपनों में। ये कोई आम चीज नहीं लगती और यही सोच सबके दिमाग में घूमने लगती है कि क्या ये उसी टापू का कोई बड़ा राज है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। और अब यहाँ कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ हर चीज धीरे धीरे जुड़ने लगी है। ब्लैक रॉक का नाम बार बार सामने आना, क्लेयर का अचानक मिलना, लॉ का अलग तरह से हर चीज को देखना, ये सब इशारा कर रहा है कि इस टापू में अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है जो धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन असली सवाल अभी
भी वही है कि आखिर ये टापू चाहता क्या है और ये लोगों को किस तरफ धकेल रहा है। अगर तुम भी जानना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है, क्लेयर के साथ असल में क्या हुआ था और ब्लैक रॉक का सच क्या है, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगला पार्ट मिस मत करना, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वो पूरी कहानी को और गहरा बना देगा।